This is our new unit. This is market. In normal languages, in a language of a layman, market means a place. This is Chopra market. Market. I said, put your cameras on, beta. I need not tell you again and again. Everybody needs to put your cameras on. But in economics, market is much wider concept. मार्केट का, अच्छा आप मुझे बताओ, आपके स्कूल में मेला हुआ, ठीक है, तो वहीं पे ग्राउंड में ही टेंट लग गए, अलग अलग काउंटर्स लग गए, स्टॉल्स लग गए, बन गया ना वही मार्केट प्लेस. सो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि अच्छा चलो ये इसको ऐसे भी छोड़ो, इसको आप ऐसे समझो. आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आज सोने का मार्केट या सोने का बाजार ठंडा रहा, या आज दालों का तिलहन का बाजार जो है बड़ा गर्म रहा. उस केस में व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, वो तो कोई जगह नहीं थी. सो मार्केट इन इकोनॉमिक्स मीन्स अ सेटअप. ये इंस्टीट्यूशन है. मार्केट एक संस्था है. इट इज़ एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप. नहीं मिलेगा बुक्स में ही आपको. बुक्स में किस तरह की लैंग्वेज लिखी होगी? इट इज़ अ मैकेनिज्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट. ये तो कॉमन सेंस ही है कि जहाँ बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, दैट इज़ अ मार्केट. बट आपने समझने के लिए इसको ऐसे समझना है कि मार्केट इज़ अ इंस्टीट्यूशनल सेटअप. एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था बनाई जाती है. अब आप समझो इसको. अच्छा पहले इसको समझ लो कि डेफिनेशन का मतलब क्या है. एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट, या वेयर बायर्स एंड सेलर्स एस्टैब्लिश इफेक्टिव रिलेशनशिप. एग्जाम्पल, मान लो हमारे स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, एंड अ डे इज डिसाइडेड कि यहाँ पर एनिमल्स विल बी बॉट एंड सोल्ड. जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट. और उस जगह पर जानवर बेचने वाले भी अपने जानवर ले आए और जानवर खरीदने वाले भी आ गए. तो उस केस में हमारा फुटबॉल ग्राउंड मार्केट नहीं बन गया, कैटल मार्केट नहीं बन गया. सो मार्केट को समझने के लिए डेफिनेशन को आपने ये लिखना है. आपने ये नहीं लिखना मार्केट इज अ प्लेस. ऑफ कोर्स वो प्लेस भी होता है, क्योंकि उस प्लेस पे ही तो सभी इकट्ठे हो रहे होते हैं, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप है. मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशनल सेटअप वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट. सिंपल, समझ आया? मार्केट का मतलब समझ में आया? बुक्स में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं. मार्केट इन इकोनॉमिक्स इज दैट मैकेनिज्म बाय विच बायर्स एंड सेलर्स आर ब्रॉट टुगेदर और दे कॉन्टैक्ट ईच अदर बाय एनी मीन्स लाइक कम्युनिकेशन, टेलीफोन, लेटर्स, इंटरनेट. तो फिजिकल भी हो सकता है, और जैसे अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन मार्केट ही तो है, अमेजन मार्केट ही तो है. आप उस पर मोबाइल पे पसंद करते हो, शॉप ऑर्डर करते हो और वो आपको डिलीवर करता है और आप पेमेंट करते हैं उसकी. खरीदना और बेचना दो एंगल होते हैं ना. तो मार्केट तो वही जगह है ना, एक ऐसी सेटअप, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे बेचने और खरीदने वाला कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, या दे कम इनटू दे आर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप. दैट इज मार्केट. आम लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कनॉट प्लेस मार्केट, मुखर्जी नगर मार्केट, हालांकि वो प्लेस, उस केस में हम प्लेस को रेफर कर रहे होते हैं. वी आर रेफरिंग टू अ प्लेस. सो जब भी आपने इकोनॉमिक्स में इसको लिखना है या समझना है, तो मार्केट इज अ व्यवस्था, इट इज अ सेटअप. इंस्टीट्यूशनल इसलिए क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है. बाजारों में मंडियां लगती है ना, उनके पास अथॉरिटी है. वही सारी अभी इस टाइम सब्जी बिक रही होगी सारी. तो मार्केट इज अ सेटअप वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट. और समझाने के लिए मैंने आपको कैटल मंडी का भी एग्जांपल दे दिया, दालों का बाजार, सोना. आज शेयर मार्केट है, जैसे शेयर मार्केट वो तो पूरी फैली हुई है ना.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो सिर्फ उसका एक ऑफिस है, लेकिन शेयर मार्केट तो इट इज एवरीवेयर। स्टॉक्स तो किसी के भी तभी चेंज होते हैं। तो ये है मार्केट का मीनिंग। मार्केट में 3-4 एलिमेंट होने भी जरूरी हैं, ठीक है। हालांकि इसमें प्लेस वाला एलिमेंट अब खत्म हो गया है, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन मार्केट्स हैं, तो उसमें वो जगह वाला नहीं है। अदरवाइज मार्केट इज नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, बट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन टू क्लोज कंटेक्ट, उस एरिया वो तो एक जगह होगी ना कोई, तो ये एलिमेंट जरूरी है। दूसरा एलिमेंट उसमें बेचने और बायर्स एंड सेलर्स दोनों होने चाहिए, ठीक है। एक ही एलिमेंट मार्केट में होना जरूरी है। फिर प्रोडक्ट भी वहाँ पे जो बेच रहे हैं कोई सामान भी होना चाहिए कि जिसको बेच रहे हैं, नहीं तो हवा थोड़ी बेच रहा है कोई मार्केट। सुनेगा भी हवा की मार्केट है जी, जो सामान ही नहीं होगा उसकी मार्केट भी नहीं होगी, ठीक। और चौथा कि मार्केट होगा तो बहुत संख्या विक्रेता बेचने वाले भी ज़्यादा होंगे, और वो जब ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन होगा। तो 3-4 एलिमेंट हैं मार्केट में जो होने चाहिए, ज़रूरी हैं कि भी किसी एरिया जहाँ पे वो मिलेंगे। दूसरा बायर एंड सेलर्स दोनों होने चाहिए। फिर एक प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट की मार्केट होगी ना, जैसे कैटल मंडी के केस में जानवर थे, सोने के बाजार के केस में सोना है, और लास्ट है कंपटीशन। ये आ गया आपका मार्केट का मीनिंग, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि मार्केट को अलग अलग वर्गों में अगर बांटा जाए तो कितने तरह के मार्केट हो सकते हैं। कुछ तो आपको पता ही है, कुछ तो आपको पता ही है, लेकिन आपको वो ऑर्गेनाइज करके मैं समझा देता हूं। देखो, एक दिन मैंने आपको पहले बताया था एग्जांपल देके, हमने अगर बच्चों का वर्गीकरण करना हो कि स्कूल के स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासीफाई करो या अलग अलग कैटेगरीज में करो, तो देयर कैन बी डिफरेंट बेसिस ना। हाइट वाइज करो, लंबे, मीडियम, छोटे, एज के हिसाब से करो, या कलर के हिसाब से करो, या वेट के हिसाब से करो, तो कितने बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन बेटा। दिस इज, और मैं आपके बाद ना फिर एब्सेंट लगानी शुरू कर दूंगा जिनके कैमरे बंद होंगे। क्यों? बाकी बच्चों के नहीं बंद होते हैं। प्रिया यादव, यार नाम तेरा लॉगिन है संगीता लांबा, और आप मेल हो। ये किसके लॉगिन से किया हुआ आपने लॉगिन? है ये कौन था? इसको पहचानता है कोई? ये हमारी क्लास का स्टूडेंट था ये। डिड एनीबडी सी हिम? No, sir. No, sir. हु वाज ही? No, sir. पता नहीं sir. संगीता के नाम से लॉगिन है ना वो, संगीता। अब वो चला गया। और तुम किसी आगे को तो नहीं लिंक सेंड करते हो? क्या रिकॉर्ड आता है, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है पूरा अटेंडेंस लॉगिन के साथ, किसने कब ज्वाइन किया, किसने कब छोड़ा क्लास को, वो पूरा रिकॉर्ड आ जाता है, पूरी डिटेल ना एक्सेल शीट में आ जाती है। फिर रीज्वाइन कब किया वो भी सब कुछ आ जाता है। तो ये कोई कैंडिडेट नाम संगीता के से लॉगिन किया हुआ था वो लड़का। सर वो आईपी ग्रुप में है। तो फिर वो लड़का है, नाम लड़के का नाम है संगीता? लड़की है वो। पर वो तो स्क्रीन पे तो अभी लड़का आ रहा था बेटा। पता नहीं फिर सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप किसी को आगे लिंक तो नहीं सेंड कर देते? No, sir. हाँ, नहीं करना बेटा। आप लोगों के पेरेंट्स जो है फीस पे कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट अ जोक। ये हम कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है कोई।
चलिए, आपको मार्केट का मीनिंग समझ आया? अब हम क्लासिफिकेशन इसकी देखो। इसकी क्लासिफिकेशन 6 बेसिस पे हो सकती है। जैसे पहला है, लिख लो, बुक्स में नहीं है, हेडिंग डाल लो, नाम ही तो लिखने, एक एक वर्ड ही तो है। पहला लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। देखो बेटा, फिर कैमरे तुम्हारे ऑफ होते हैं ना, जो ये मेरे को नहीं समझ आता कैसे होते हैं। पुलकित का नहीं होता, लक्ष्य का, कितने बच्चे हैं जिनके नहीं होते, उनके ऑन ही रहते हैं। हार्दिक का नहीं होता कभी भी ऑफ। नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात क्या है? क्लास, मैं तुम्हारा टीचर हूं, 2 साल आपने पढ़ना है मेरे से। किस चीज के लिए फॉर्मेलिटी करते हो? कम से कम क्लास का पता चले, क्लास की पूरी हमारी कैसी बैठी हुई है। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और कंपटीशन। इसमें सबसे नंबर 1 लिखो, परफेक्ट कंपटीशन। हम हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। फिर लिखो, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। फिर पहला बेसिस लिखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। फिर उसके अंदर उसकी टाइप्स आएंगी। तो उसके अंदर जो टाइप्स आएंगी, उसमें पहली है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 2, मोनोपोली, MONOPOLY, मोनोपोली। सर ये सिलेबस में नहीं है ना? ओ, लिख तो सही पुत्र। किसने कहा तेरे को सिलेबस में नहीं है? इसका आप जो बता रहा हूं उतना तो लिखो आप पहले। थर्ड लिखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन। फिर इम्परफेक्ट आगे 2 तरह का होता है, ओलिगोपोली एंड डुओपोली। OLIGO, ओलिगो, POLY, ओलिगोपोली। OLIGOPOLY, ओलिगोपोली। और लास्ट है उसका सेकंड टाइप है डुओपोली। अच्छा, अभी ये कौन बोला था सिलेबस वाली बात? नेहा तू सुन मेरी बात। सिलेबस में तो बेटा आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी नहीं था, टोटल आउटले मेथड भी नहीं था, सप्लाई का ज्योमेट्रिक मेथड भी नहीं था। मैं तो आपको उस ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमारी स्पीड अच्छी चल रही है। टचवुड, हम लास्ट हमारा सिलेबस, एक बुक हमारी खत्म हो गई। हमने अगस्त में शुरू किया था। अभी आप तो अगस्त में आए ना। और सितंबर की कितनी तारीख है? कितनी क्लासें लगी होंगी? 20 क्लासें, इतनी लगी होंगी, 20 के करीब। वी आर ऑलमोस्ट डन विद फर्स्ट बुक। लेकिन इन्होंने मार्केट डिलीट कर दिया है, लेकिन इसमें से एक टॉपिक डिलीट नहीं किया जो आपका आगे है, वो है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें 2 अप्रोच थी, MCMR अप्रोच और TRTC अप्रोच। तो MCMR अप्रोच उन्होंने काट दिया है, लेकिन दूसरा फिर है। तो यही नहीं समझ में आएगा तो वो भी नहीं समझ में आएगा। और उससे भी बड़ी बात मैंने आपको बड़ी क्लियर बोली थी, आप बोलो तो हम छोड़ देते हैं, हम सप्लाई की कोशिश कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। आपने माइक्रो अभी एक बार पढ़ ली तो आपने ज़िंदगी में फर्स्ट ईयर में फिर से पढ़नी है। आप जो भी कोर्स करोगे, आप लाइब्रेरी का B.Lib भी करोगे तब भी आपने इकोनॉमिक्स की माइक्रो पढ़नी है। स्टैटिस्टिक्स भी आपने ज़िंदगी में 3-4 बार पढ़नी है। आपके जो इस साल दोनों बुक्स हैं ना, ये लाइफ में आपने 3-4 बार पढ़नी है बेटा। आपके जो बड़े भैया या सिस्टर हैं, आपने चाहे B.Ed करनी है तब स्टैट्स पढ़नी है, M.Ed करनी है तब स्टैट्स करनी है, BBA करनी है तब पढ़नी है, लॉ करनी है तब इकोनॉमिक्स पढ़नी है। तो ये पढ़ना ही है आपको। मैं तो इसलिए कि अब हम कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए इन चीज़ों के बारे में, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो जाए, पता तो लग जाए। बट अगर आपको नहीं जानना तो हम ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। एक हो गया ये क्लासिफिकेशन। सेकेंड लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। लोकल मार्केट,
सेकंड प्रोविंशियल मार्केट, फिर नेशनल मार्केट और फिर इंटरनेशनल मार्केट। सर सेकंड क्या था? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट लिख लो सेकंड वाली को, रीजनल मार्केट, नहीं तो मैं बोल रहा था प्रोविंशियल मार्केट। रीजनल और प्रोविंस एक ही बात होती है। थर्ड नेशनल मार्केट एंड फोर्थ इंटरनेशनल मार्केट। ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। फिर थर्ड लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, वेरी शॉर्ट रन मार्केट, दो ही लिखो, शॉर्ट रन एंड मार्केट एंड लॉन्ग रन मार्केट, दो ही लिखो, शॉर्ट रन मार्केट एंड लॉन्ग रन मार्केट। अच्छा, फिर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, लीगल, LEGAL, लीगल होता है ना, तो कानून, लीगैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। गौरव, अक्षिता और सना, बेटा आप भी अपना ही रखो, सारी क्लास ने जब ऑन रखा हुआ है सभी ऑन रखो। ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी सिंपल है, लीगल मार्केट, ऐसे लिख लो उसको, ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी, ओपन मार्केट एंड ब्लैक मार्केट। ठीक है, फिर लिखो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। अभी आपने मेरे को टोक दिया ना, मैं नहीं तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था आपको, इकोनॉमिक्स समझ के, मैं सिलेबस नहीं करा रहा था आपको, मैं इकोनॉमिक्स करा रहा था क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता था आपको सब कुछ ही पता चल जाए। लेकिन चलो अब मैं वही करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ मतलब सर बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक बार रिपीट करिए। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। ये तो वही बात होगी, पढ़ाने वाला तैयार है, पढ़ने वाला जो है वो थोड़ा सा आलस कर रहा है। कोई बात नहीं। देखो बेटा, परफेक्ट आपके सिलेबस में इक्विलिब्रियम है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किए थे ना, इंडिफरेंस कर्व वाला, वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होता था जहाँ पे उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होती थी, जहाँ पे वो सेटिस्फैक्शन उसको मैक्सिमम मिलती थी। लेकिन प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, जहाँ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी दो तरह का था। एक था TRTC अप्रोच, मतलब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, और एक है MCMR अप्रोच, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू वाले तरीका। तो MC और MR वाला आपके सिलेबस में से काट दिया हुआ है इन्होंने, तो TRTC वाला प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो अब हम पहले TR और TC पहले आपको कर बताता हूं कैसे थे, हालांकि हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। टोटल कॉस्ट कर्व हमें मिलता था ऐसे,
याद करो, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिर मिलता था हमें टोटल कॉस्ट। ऐसे मिलता था ना, कॉस्ट किया था ना हमने, टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन्वर्टेड एस शेप का होता था, दोनों को ऐड करके हमें टोटल कॉस्ट कर्व मिलता था। याद आ रहा है ना इतना? ये हो गया टोटल कॉस्ट। देख लो देख लो, ये देखो, तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल रेवेन्यू कर्व मैंने आपको बताया था, रिलेशनशिप, वो भी बताता हूं क्या बताया था मैंने आपको। ये बताया था आपको मैंने कि टीआर और एमआर का रिलेशनशिप बताया था ना, और ये भी बताया था साथ में कि इसका बिहेवियर और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ये एक जैसे ही है। जो पहले इंट्रोडक्शन का टॉपिक है ना, इंट्रो में टीयू और एमयू और टीआर और एमआर, तो कर्व ये कराया था। लेकिन अब इसमें गड़बड़ है। टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसा तब होता है जब मार्केट में प्राइस चेंज होते हैं, मतलब कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी मतलब व्हेन द प्राइस कीप ऑन चेंजिंग, व्हेन इन द मार्केट प्राइस चेंजेस, इन सच केसेस टोटल रेवेन्यू इज ऑफ दिस टाइप। इस तरह की शेप होती है उसकी। लेकिन परफेक्ट यही लगा था समझाने, इसीलिए मैंने आज मैं प्लान करके बैठा था। मैं तभी तुम्हारे को फॉर्मेट बना के बैठा हुआ था सारा कि समझाऊंगा मैं अच्छी तरह से। परफेक्ट कंपटीशन एक बाजार होता है जो हम पढ़ने जा रहे थे, जिसमें यूनिफॉर्म प्राइस होता है, प्राइस एक जैसा होता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो अगर ऐसा हो, जैसे मैंने एक ये शेड्यूल बना के रखा था, अगर इसमें हमने प्राइस को अब कांस्टेंट ले लेना है, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, चलो 10 10 10 10, ठीक। अब टोटल रेवेन्यू तो ऐसे निकलेगा ना कि अगर सेलर एक आइटम बेच रहा है 10 रुपये रेट पे तो 10 रुपये आएगा, 2 बेच रहा है 10 रुपये पे तो 20 आएगा, 3 बेच रहा है तो 30, ऐसे ही आएगा ना। तो ऐसा बन जाएगा ये 10 20 30 40, ऐसे बनेगा ना। गर्दन तो हिला सकते हो, इतना पता लग रहा है ना। प्राइस इनटू आउटपुट ही टोटल रेवेन्यू मिलेगा ना हमें, ठीक। अब एवरेज रेवेन्यू निकाल लो। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता था? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट। देखो ये रहा टोटल रेवेन्यू, ये रही आउटपुट। तो करो 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 वो भी 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 वो भी 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 वो भी 10। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू भी 10 10 10 10। समझ आ रहा है या नहीं ये बताओ? सिंपल सा एग्जांपल लेके किया है। एवरेज जो होती है डिवाइड करके ही आती है ना। अब मार्जिनल याद करो, मार्जिनल कैसे निकालते थे हम? अगले में से पिछला माइनस करके, है ना, टोटल रेवेन्यू का। तो देखो पहला 10 का 10, फिर 20 माइनस 10 वो भी 10, फिर 30 माइनस 20 फिर 10, फिर 40 माइनस 30 फिर 10। ठीक। तो ये ऐसा बाजार है, आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको एक डायग्राम करके बताया था। देखना है, दिख रहा है आपको छोटा सा ये ऊपर, कि जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होता है
तो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, बताया था ना आपको मैंने। तो ये देख लो यहां पे, जब एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है 10 10 10 10 10, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है और बराबर ही है 10 10 10 10 10। और ये क्यों आ रहा है ऐसा? बिकॉज प्राइस कांस्टेंट है इस केस में। जिस बाजार में प्राइस कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, जैसे सीएसडी कंटेनर रख लो, एक जैसा प्राइस होगा पूरी इंडिया में। जो टूथपेस्ट यहां की सीएसडी मिल रहा होगा वो कहीं और मिल रहा होगा। तो ऐसे केस में टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसा होता है फिर। और वो क्यों होता है सामने देख लो, इक्विडिस्टेंट है, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, तो ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है ना। ये होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का हाफ 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री एंगल का मतलब एट एनी पॉइंट जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इसका इससे, एक्स एक्सिस से और वाई एक्स दोनों से। तो 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनता है टोटल रेवेन्यू कर्व जब प्राइस कांस्टेंट हो। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अदरवाइज तो वो जो मैंने बताया, बना के दिखाया था आपको, नहीं तो फिर टोटल रेवेन्यू ऐसा होता है जब प्राइस कांस्टेंट ना हो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट किया प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन जहां पे उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा हो। तो उसके लिए हमारी अप्रोच का नाम है TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो पहले हम टोटल कॉस्ट समझाया आपको मैंने कि टोटल कॉस्ट कर्व कैसे बनता था, फिर आपको बताया टोटल रेवेन्यू कर्व। लेकिन टोटल रेवेन्यू कर्व दो अलग अलग तरह के बनते हैं। एक केस जब प्राइस चेंज होता है, व्हेन प्राइस चेंजेस देन टोटल रेवेन्यू इज ऑफ दिस शेप, दिस वन, ऐसे। लेकिन जब प्राइस कांस्टेंट हो, जैसे मैंने भी एग्जांपल लेके बताया आपको पूरा, तब टोटल रेवेन्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैंने आपको पूरा एग्जांपल लेके आपको पूरा बताया कि ऐसा क्यों है, टोटल रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन क्यों बन रही है। ठीक है। अब इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम के लिए प्रॉफिट तो चाहिए कि प्रॉफिट उसको मैक्सिमम मिल रहा हो। इसके लिए दो कंडीशंस हैं। एक TR, देखो प्रॉफिट कब होगा, आप खुद सोचो पहले। प्रॉफिट तो तब होगा जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगा और टोटल कॉस्ट कम होगी। मतलब कि बेचने पर पैसे ज्यादा मिल रहे हैं और बनाने पर कम लग रहे हैं, तभी हुआ ना मुनाफा। प्रॉफिट तो तभी हुआ। कभी ऐसा हो रहा हो कि बनाने पर लग रहे हो ज्यादा और बेचने पर मिल रहे हो कम, कि कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, वो तो लॉस हो रहा है, वो तो मुनाफे की जगह घाटा हो रहा है। तो इसलिए TRTC अप्रोच में पहला ये है कंडीशन कि TR माइनस TC करके जो डिफरेंस प्रॉफिट आ रहा है शुड बी मैक्सिमम। दूसरा, इफ 1 यूनिट इज increased then MC becomes more than MR। अब ये क्या बोले CBSE और NCERT को, इन्होंने सिलेबस तो काट दिया, सिलेबस तो डिडक्ट कर दिया, MCMR अप्रोच बच्चों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन TRTC की तो एक कंडीशन ही है जो रेड से लिखी है, इसके बिना तो समझ में ही नहीं आएगा बच्चे को। इसलिए अब तो इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम बना के दिखाता हूं मैं आपको। पहला बनेगा केस
when price is constant. देखो हमने वो टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल रेवेन्यू कर्व दोनों को इकट्ठे बना दिया। टोटल कॉस्ट अभी आपको अलग से बना के दिखाया था मैंने, इन्वर्टेड एस शेप होता है ना, टीएफसी प्लस टीवीसी करके, ठीक है। तो अब हम जब दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया, रेड वाला आ गया आपका टोटल कॉस्ट कर्व और ब्लैक वाला आ गया टोटल रेवेन्यू कर्व। और ये कौन सा मॉडल है? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जब मार्केट में प्राइस कांस्टेंट है तब, वो वाला केस है। अब जो शेडेड पोर्शन है ये तो घाटा दिखा रहे हैं, लॉस, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है। इधर भी देखो कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है। सिर्फ ये जो एरिया बीच में बन रहा है ये प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो इसमें से भी देखो मैक्सिमम कहां बन रहा है। हम मान लेते हैं ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये कि यहां पे सबसे ज्यादा गैप है तो यहां पे इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। तो जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, पहली कंडीशन तो यही है ना कि टी आर माइनस टी सी करके जो प्रॉफिट हो रहा है इट शुड बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जहां पे गैप आ रहा है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है उसके लिए आपको एमसीएमआर बनाना ही पड़ेगा। इसी के नीचे बना लो, परफेक्ट कंपटीशन का केस है, ए आर इज इक्वल टू एम आर, अब ये दोनों इक्विलिब्रियम आ गए आपके, ये टीआरटीसी अप्रोच, ये एमसीएमआर अप्रोच। लेकिन ये दोनों ही केसेस कौन से हैं? परफेक्ट कंपटीशन के, या ऐसा बाजार जिसमें प्राइस यूनिफॉर्म रहता है, तभी तो टीआर भी स्ट्रेट लाइन है और एआर एमआर भी कांस्टेंट है। अभी बना के दिखाया था ना मैंने टेबल पे आपको, एआर और एमआर 10-10-10-10 आ रहे थे, है ना। अब देखो दोनों कंडीशनें, ये दोनों कंडीशनें मीट हो रही हैं। पहला, टी आर माइनस टी सी करके प्रॉफिट भी मैक्सिमम है इस जगह पे, और उसी जगह पे एमसी और एमआर बराबर भी हैं। लेकिन एक यूनिट अगर वो ज्यादा बढ़ाता है, जो रेड में कंडीशन लिखी है, इफ वन मोर यूनिट इज इंक्रीज्ड एमसी बिकम्स मोर देन एमआर, या उसको घाटा होना शुरू हो जाता है। तो देखो अगर वो इससे एक यूनिट आगे जाता है, ये देखो इक्विलिब्रियम तो यहां पे है ना, क्योंकि प्रॉफिट भी मैक्सिमम यहीं पर ही है और इसी लेवल पे एमसी और एमआर भी बराबर है। लेकिन अगर वो एक यूनिट और बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम से ज्यादा करता है, तो देखो उसका मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जा रही है और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जा रहा है। और जिसका अर्थ ये निकला, मार्जिनल मींस एक की कॉस्ट, कि अगली आइटम महंगी बन रही है, उसकी लागत ज्यादा आ रही है, और मार्जिनल रेवेन्यू कि उसको बेचने पर पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर को घाटा होना शुरू हो जा रहा है ना फिर। इसीलिए यहां पे बनेगा इक्विलिब्रियम। इसको नाम दे दो क्यू, ओ क्यू, और इधर भी ओ क्यू। सो दिस इज अ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वेयर प्राइस इज कांस्टेंट। मैं फिर भी इसको करता हूं कि आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहो, इस स्केल पे आएगा कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ओरिजिन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और यहां पे आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये आ गया आपका एक केस, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। चलो इसको कल करेंगे, सेकंड चेंजिंग प्राइस वाला, चेंजिंग प्राइस वाला हम कल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी इसकी तुरंत बाद ही होती है ना, इसकी 12th की, सिर्फ 10 ही मिनट लग मिलते हैं, नहीं तो मोमेंटम तो बन गया, वो तो ठीक। हाँ बेटा बोलो, कोई बोलना चाहता है कुछ?
बोलो बोलो बेटा. Anybody wants to ask anything or say anything? सना बेटा आपने कैमरा नहीं ऑन किया आज, ना आशिमा बीच में आपने किया. चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है बेटा. थैंक यू सर.